तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से लेकर के आए हैं हिंदी के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो फुल वॉच करना है जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब आप लोगों को इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। परड़ति, दूसरा है परड़ति, तीसरा है परिणीति, चौथा है परिणीति। तो इसमें से जो शुद्ध वर्तनी है वह है आपकी परिणति। ऑप्शन ए में जैसा लिखा है वैसे ही आपको लिख देना है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट है चातक सुवती की बूंद का प्यासा होता है। जो सुवती शब्द लिखा हुआ है यह गलत लिखा हुआ है। इसकी जगह पर सुवत शब्द आप लोगों को सही बताना है। सुवाती, सुवती, स्वाति या फिर स्वाति। तो जो चातक स्वाति है, यहाँ पर स्वाति इस तरीके से लिखा जाएगा, यही आपका शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, ऑप्शन सी में जो लिखा है वह आपका शुद्ध वर्तनी है कि चातक सुवति की बूंद का प्यासा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट तो वही है जो मैंने बताया है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही लगा लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करें तो मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। तो जो यहाँ पर परामुखापेक्षी लिखा है यह अशुद्ध शब्द है। इस शब्द को हमें इस ऑप्शन के जरिए शुद्ध शब्द ढूंढना है। आइए हम लोग देखते हैं कि परमुखपेक्षी कौन सा सही है। ऑप्शन जो सी में लिखा है परमुखापेक्षी, यह आपका सही शब्द हो जाएगा। ऑप्शन सी में जो लिखा है, यानी जो ये शब्द परा है यहाँ पर परमुखा पेक्षी होगा। यहाँ पर जो बड़े की मात्रा है वह नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। तो जो प्रादुर्भाव शब्द लिखा है यह गलत लिखा है। इसको हमें इस ऑप्शन के जरिए शुद्ध शब्द ढूंढना है, ये हम लोग देखते हैं। तो प्रादुर्भाव जो है इस तरीके से लिखा जाएगा। पा पर रा लगेगी, बड़ा की मात्रा, फिर दा, फिर छोटा मात्रा और भा, भा के ऊपर रा लगेगा और फिर वाह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर दा पर रा लगा है, लेकिन दा पर रा ना लग करके भा पर रा लगेगा, इसलिए जो प्रादुर्भाव यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। तो संस्कृत जो है इसमें संश्लिष्ट में जो है इस तरीके के सा ना आकर के इस तलब्बी सा आएगा, इसलिए ऑप्शन ए संश्लिष्ट ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। तो महात्म्य शब्द जो है वह कैसे लिखा जाएगा, तो यह जो है मा, हा, आधाता और म और या लिख जाएगा, यानी ऑप्शन ए में जो लिखा है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। जिजीविषा, तो जिजीविषा में जो इस टाइप का सा लगा है ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। वह जो है जिजीविषा जो है ऑप्शन बी इस तरीके से लिखा जाएगा। इसमें कोई संशोधन नहीं है, सिर्फ जो सा इस तरीके से बना है वहां पर यह सा आ जाएगा और आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे जिजीविषा की बात करें तो इस तरीके से आपको सही शुद्ध मानना है और टिक लगाना है। ठीक है, जहां आत्मीयता हो वहां विचार विनिमय में उपचारिकता नहीं होती है। तो उपचारिकता जो शब्द है यह गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें शुद्ध शब्द देखना है कि उपचारिकता का शुद्ध शब्द क्या है। तो उपचारिकता का जो शुद्ध शब्द है औपचारिकता है, उपचारिकता है या उपचारिकता है या औपचारिकता है। तो
जो उपचारिकता शब्द है उसका शुद्ध जो है ऑप्शन ए औपचारिकता है। क्या है? औपचारिकता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिक कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। तो जो व्यक्तिक लिखा है यह गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हमें शुद्ध शब्द ढूंढना है, तो इस ऑप्शन के जरिए हम शुद्ध शब्द निकालते हैं। तो व्यक्तिक कैसे लिखा जाएगा? व्यक्तिक जो होगा, व्यक्तिक, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन जो ऑप्शन ए में लिखा है वह सही है, क्योंकि जो व्यक्तिक है या ऐसे लिखा जाएगा और इस टाइप का लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में जैसा लिखा है वैसे ही आपको याद करना है और व्यक्तिक शब्द पर टिक लगा देना है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आइए हम देखते हैं इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अंतर्गन, अति आवश्यक, क्रियान्वयन, अतिरंजित। तो जो अतिरंजित शब्द लिखा हुआ है यह जो है शुद्ध है। अंतर्गन नहीं होता, अंतर्गत होता है। ठीक है, अति आवश्यक, अति अलग है, आवश्यक अलग है। इस तरीके से जो ऑप्शन डी अतिरंजित है वह जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बाकी अशुद्ध शब्द है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। ताम्र, उच्चारण, इत्यादि, मुंह, यह सारे जो है गलत हैं। ठीक है, लेकिन जो ताम्र शब्द है वह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सर्वोत्तम, यह गलत है क्योंकि इस पर आधाता लगना चाहिए। संसारिक, सांसारिक नहीं होता, यहाँ पर सांसारिक होता है, यह भी गलत है। स्रोत, यही आपका सही शब्द है। ठीक है, स्रोत इसी तरीके से लिखा जाता है, तो यह आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। कीर्ति नहीं, कीर्ति होता है, यह भी आपका गलत है। तो इसलिए इसमें जो शुद्ध शब्द है वह स्रोत शब्द जो है वह शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध शब्द हैं। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अब इसमें हम लोगों को अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है, तो आइए हम लोग देखते हैं। बहुत, यह शुद्ध है, देख ही सकते हैं आप लोग। प्रणाली, यह गलत है। बल्कि सही है, उपयोग सही है। तो जो प्रणाली शब्द है यह जो है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रणाली ना होकर के प्रणाली होता है जो कि शुद्ध होता है, लेकिन यहाँ पर प्रणाली लिखा हुआ है, यह अशुद्ध शब्द है। आपसे अशुद्धि की बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उभ चुभ, उन्नति, ऊंचाई, उभय। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उन्नति। ठीक है, कौन सा शब्द है? उन्नति। उन्नति इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, इसलिए यह अशुद्ध शब्द के अंतर्गत आता है। दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द क्या है? संपूर्ण, संपूर्ण, सपूर्ण या फिर संपूर्ण? बताइए आप लोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संपूर्ण। संपूर्ण इस तरीके से लिखा जाएगा, यह आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना या ज्योत्सना। तो जो ज्योत्सना इस 4 प्रकार के लिखे हुए हैं, इसमें जो शुद्ध है वह आपका ऑप्शन बी जो है ज्योत्सना इस तरीके से लिखा जाएगा। आधा जा, या पर ओक मात्रा, आधा ता, फिर आधा ता, फिर आधा सा और ना बड़ा, इस तरीके से ज्योत्सना शुद्ध वर्तनी लिखा जाएगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सुषुप्ति है। ठीक है, कौन सा शब्द है? सुषुप्ति। सा, सा, आधा पा और ता पर छोटी मात्रा, सुषुप्ति जो है आपका सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा।
दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग या फिर प्रत्यय? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय। ठीक है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि जो है वह तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है? बताइए। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गुण संधि, दीर्घ संधि या फिर व्यंजन संधि या यण संधि? तो दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। यानी दया धन नंद बराबर दयानंद। तो छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, अर्थात दीर्घ संधि हो जाएगा। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय ने आकर के संधि होता है। ठीक है, संधि कहते हैं। आप लोग लगा लीजिएगा। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या फिर यण संधि? तो कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि। इसका जो शब्द बनेगा वह बनेगा कपि धन ईस। क्या हो जाएगा? कपि धन ईस बराबर छोटी ई और बड़ी ई बराबर बड़ी। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि के अंतर्गत आ जाएगा। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो सदैव में स्वर संधि होती है। क्या हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगा। यह शब्द कैसे बनेगा? सदा धन एव बराबर सदैव, अर्थात स्वर संधि के अंतर्गत आता है। को कुछ नहीं करना है, शब्द को तोड़ना है और जैसे ही तोड़ेंगे उसमें मात्रा निकल करके आ जाएगी, आपको आंसर मिल जाएगा। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार या फिर पवन? तो जो पवन है वह स्वर संधि के अंतर्गत आता है, क्योंकि पोधन अन बराबर पवन, अर्थात डी पवन जो है स्वर संधि के अंतर्गत आता है। बाकी संयोग समधन योग हो जाएगा। मनोहर यह जो है विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। नमस्कार शब्द जो है वह भी विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, लेकिन जो स्वर संधि है वह पवन जो है वह स्वर संधि के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है? सॉरी, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो गुरुपदेश जो शब्द है वह वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अर्थात जहां पर आपको किसी भी शब्द में, इसकी एक पहचान है वृद्धि संधि की, कि किसी भी शब्द में अगर दो मात्रा लगी है तो आपको आंख बंद करके वृद्धि संधि लगा देना है। ठीक है, लेकिन अगर एक मात्रा है तो वहां पर वृद्धि संधि नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए, सदैव में दो मात्रा दिख रही है, वृद्धि संधि हो जाएगी। जलौघ में दो मात्रा दिख रही है, वृद्धि संधि हो जाएगी। परमोदारी में दो मात्रा दिख रही है, वृद्धि संधि हो जाएगी। तो यही आपकी ट्रिक है, जहां पर दो मात्राएं दिखें वहां पर वृद्धि संधि आती है। ठीक है, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? बताइए आप लोग। महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय या फिर दैत्यारी? तो दीर्घ संधि युक्त पद की बात करें तो दीर्घ संधि युक्त पद है ये दैत्यारी। ठीक है, क्या है? दैत्यारी का है। इसमें आप लोग देखिए, दैत्यार में बड़ा की मात्रा दिख रही है। क्या दिख रही है? या के बाद बड़ा की मात्रा दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। तो यहाँ पर कौन सा, अगर बड़ा की मात्रा दिख गई तो वहां पर दीर्घ संधि ही आएगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है? यण संधि,
गुण संधि, अयाद संधि या फिर वृद्धि संधि। तो पवित्र में प्रयुक्त संधि अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत धन यादि, इति धन यादि, इत धन आदि या फिर इति धन आदि। तो इत्यादि का संधि विच्छेद जो इस ऑप्शन में है, इति धन क्या हो जाएगा? इति धन आदि हो जाएगा। आदि, इसका संधि विच्छेद इस तरीके से बनेगा। तो कहां पर लिखा हुआ है? डी पर लिखा हुआ है। इति धन आदि आपका सही आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। निरर्थक का संधि विच्छेद है। निर्धन अर्थक, निर्धन अर्थक या फिर निधन अर्थक या फिर निराधन अर्थक। तो निरर्थक का संधि विच्छेद हो जाएगा निह, यहां पर विसर्ग लग जाएगा प्लस अर्थक लिख जाएगा। ठीक है, क्या लिख जाएगा? अर्थक। तो जहां पर निह धन अर्थक लिखा यही आपका सही संधि विच्छेद हुआ। यह किस कौन सी संधि है? तो यह जो है विसर्ग संधि है, क्योंकि यहाँ पर हलंत विसर्ग आ रहा है। तो यहाँ पर विसर्ग जब आएगा तो यह विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, यह भी आपको याद रखना है। निराशा का सही संधि विच्छेद है। निराधन आशा, निर्धन आशा, निधन आशा या फिर निराधन आशा। तो मैंने पहले भी बताया कि जहां पर विसर्ग आ जाए वह जो है विसर्ग संधि है। तो यहाँ पर निराशा है तो निह हो जाएगा, रा कट जाएगा, लेकिन जहाँ पर राह शब्द आता है वहाँ विसर्ग लग जाएगा। और यह जो है नी, रा की जगह हलंत विसर्ग प्लस आशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस आशा हो जाएगा। तो निधन आशा आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। महुधन ऊष्ण, महाधन ऊष्ण, महोधन ऊष्ण या फिर महाधन ऊष्ण। तो महोष्ण का सही संधि विच्छेद महाधन ऊष्ण हो जाएगा, अर्थात महोष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाधन ऊष्ण बराबर महोष्ण। तो औ शब्द आता है। ठीक है, औ ये ऐसे हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। सन्मत का सही संधि विच्छेद है। तो यह जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो आधा ना है वह ता में परिवर्तित होगा। ठीक है, तो सन्मत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सन्मत का सही संधि विच्छेद सत धन सा को आधा ना को आधा ता में बदलना है, प्लस मति वैसे ही लिख जाएगा। यह क्या हो जाएगा? तो यह जो है सन्नति हो जाएगा। यह कैसी संधि है? यह व्यंजन संधि है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यण संधि। बताइए आप लोग, परोपकार में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो परोपकार में प्रयुक्त संधि कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक मात्रा लग रही है, और जब एक मात्रा ऊपर दिख जाए तो वह गुण संधि है, और जब दो मात्रा दिख जाए तो वह कौन सी संधि है? तो वह वृद्धि संधि है। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? अधोगति, उच्चारण, दिग्गज, मनवंतर। तो जो मनवंतर है वह स्वर संधि का उदाहरण है। क्या है? स्वर संधि का उदाहरण है। निश्चल का संधि विच्छेद है। तो निश्चल का संधि विच्छेद निधन चल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निधन चल हो जाएगा। निधन चल कहाँ लिखा हुआ है? तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर निश्चल शब्द का संधि विच्छेद कहे तो आपको नी यहाँ विसर्ग लगा दीजिए और प्लस चल लिख दीजिए।
क्या हो गया, निश्चल हो गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है? उज्जवल, निश्चल, राजेंद्र या फिर दुर्गम। तो मैंने अभी बताया है कि निश्चल में कौन सी संधि है, अभी ऊपर निश्चल का संधि विच्छेद करके आप लोगों को दिखाया, तो इसमें विसर्ग संधि है। क्या पूछ रहा है, विसर्ग संधि पूछ रहा है। तो निह धन चल हो जाएगा, यही आपका विसर्ग संधि है। सप्त ऋषि का सही संधि विच्छेद है सप्तर धन ऋषि, सप्ताह धन ऋषि या सप्त धन ऋषि, या इनमें से कोई नहीं। तो सप्त ऋषि का संधि विच्छेद सप्त धन ऋषि हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है व्यंजन संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या फिर वृद्धि संधि। तो स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम यण संधि है। कौन सी संधि है, यण। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए आप लोग। व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो दिगंबर में जो प्रयुक्त संधि है वह व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। इसमें क्या हो जाएगा, दिगंबर का हो जाएगा दिक धन, यहाँ पर का आ जाएगा गा की जगह, दिक धन अंबर। क्या हो जाएगा, दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? अतएव, रजनीश, तपोगुण, सदाचार। तो जो स्वर संधि है वह रजनीश में स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। तो प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा वह हो जाएगा प्रति प्लस उपकार। कहाँ लिखा हो, प्रतिधन उपकार। तो प्रतिधन उपकार जैसे लिखा है, यह आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो यशोदा में कौन सी संधि है, तो इसमें जो है विसर्ग संधि है। यशो, यशो धन दा बराबर यशोदा। यहाँ पर जो मात्रा है उसकी जगह जो है विसर्ग आ जाएगा और दा खाली हो जाएगा, इसलिए विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। संधि की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा, उसको हमें चयन करना है। तथैव, तथापि, तदाकार या तदोपरांत। जो तदोपरांत शब्द है वह संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि या फिर यण संधि या दीर्घ संधि। तो अभ्युदय में जो है यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है। इसका जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा, अभिधन, अभिधन उदय बराबर अभ्युदय। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है स्वर संधि के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या फिर 7। तो स्वर संधि के कुल 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? वागीश, दिगंबर, रत्नाकर या फिर दुष्कर्म। तो जो रत्नाकर है वह स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ई प्लस आ, ई प्लस उ, ई प्लस ए या ई प्लस आ। तो व्यर्थ में ई प्लस आ मिलाकर के क्या बन जाएगा, बताइए आप लोग। तो ई प्लस
या बन जाएगा, तो या इसमें ये आ जाता है, तो व्यर्थ शब्द में ऑप्शन ए ई प्लस आ आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन से वर्ण मिलकर के बने हैं, तो छोटा ई प्लस छोटा आ मिलकर के या शब्द का निर्माण करते हैं, इसलिए इस व्यर्थ शब्द में इन वर्णों की संधि हुई है। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम जो है विसर्ग संधि है। यहाँ पर कैसे शब्द को विच्छेद करेंगे, यहाँ पर निह धन, यहाँ विसर्ग आ जाएगा, प्लस जन लिख जाएगा, बराबर निर्जन हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। ब्राह्मण का सही संधि विच्छेद है ब्रह्मधन अस्त्र, ब्रह्माधन अस्त्र, ब्रह्मधन अस्त्र या फिर ब्रह्मादस्त्र अस्त्र। तो ब्रह्मधन अस्त्र जो है ब्रह्मास्त्र हो जाएगा, यही संधि विच्छेद आपका सही माना जाएगा। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या फिर वृद्धि संधि। तो स्वागतम में यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या फिर दीर्घ संधि। तो सूर्योदय में गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है निधन उत्तर, निधन उत्तर, निधन उत्तर, निर्धन उत्तर, निधन उत्तर। तो निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद निह विसर्ग प्लस उत्तर, प्लस उत्तर बराबर निरुत्तर। तो निरुत्तर कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन डी में दिया हुआ, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। मन धन भाव बराबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, मन भाव, मन भाव, मनोभाव या मन याव। तो मन धन भाव बराबर मनोभाव हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है, अतएव, नरेंद्र, सज्जन या फिर सदैव। तो अतएव शब्द में विसर्ग संधि है, अतः धन एव बराबर अतएव हो जाएगा, ठीक है। सदा धन एव बराबर सदैव, सत धन जन बराबर सज्जन, ठीक है। इस प्रकार से शब्द को तोड़ना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें किसमें विसर्ग संधि है, तो अतएव में विसर्ग संधि है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।